हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुकु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरी दोस्त शारदा योगी जी द्वारा लिखित कहानी मासूम मोहब्बत। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 11। डॉक्टर साहब आदित्य के पीछे तेज कदमों से चलकर रोकते हुए कहते हैं, मिस्टर आदित्य। आदित्य के कदम रुक जाते हैं। डॉक्टर साहब आदित्य के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखो मिस्टर आदित्य, ये समय प्यार में भावुक होने का नहीं, पेशेंट की मनस्थिति को समझने का है। लेकिन डॉक्टर, कंगना ने मुझे एक पल में खुद से अलग कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसके बिना जीने का कैसे सोच भी सकता हूँ। आदित्य ने गंभीरता से कहा, देखिए मिस्टर आदित्य, कंगना के अतीत में कुछ ऐसा बहुत भयानक हुआ है से अब वह किसी के साथ सहजता महसूस नहीं कर पा रही। उसके मन में कोई डर बैठ गया है। उसे थोड़ा वक्त देना होगा आपको। वैसे आपके प्यार को देखकर मैं भी हैरान हूँ। जिस जमाने में हर रिश्ते सिर्फ नपे तुले रह गए हैं, वहाँ बिना एक दूसरे को देखे इतना गहरा प्यार। अपने इसी प्यार पर विश्वास रखिए, एक दिन आपके प्यार की गहराई को कंगना ज़रूर समझेगी। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य उदास होकर वहीं बेंच पर बैठ जाता है। अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर कंगना के साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगता है। कहीं से गाने के बोल आदित्य को और भी भावुक कर देते हैं। ये दिन, ये महीने, साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए। उधर कंगना भी अपने बचपन की खूबसूरत यादों को फिर से याद करने लगती है। पास रखे तकिए को कसकर सीने से लगाकर आदित्य को महसूस करने लगती है, जिसमें छोटा सा क्यूट सा बचपन वाला आदित्य कंगना के रोते हुए वहीं आदित्य को भी अपना बचपन याद आ गया, जहाँ दो छोटे बच्चे हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तेरा मेरा नाता अब कभी न टूटे, सांसों का ये बंधन अब कभी न छूटे, मिले हमको गम या खुशी, चाहे कुछ भी हो अपना हाल, मगर इतना रखना ख्याल, सिर्फ जीना मेरे। अचानक आदित्य की नज़रों के सामने दोनों बच्चे अलग अलग रास्तों पर रोते हुए जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर आदित्य अपना सर झटक कर कंगना के वार्ड में जाने लगता है। वहां पहुंचकर आदित्य देखता है कि कंगना बेड पर नहीं थी। आदित्य बहुत घबरा जाता है, चारों तरफ नज़रें दौड़ाता है। उसे टेबल पर एक लेटर दिखाई दिया, जिसके पास जाते ही आदित्य को लेटर पर 2 सोने की बालियां मिलती है। आदित्य बालियों को हाथ में लेकर लेटर पढ़ने लगता है। आदि, ये मेरी बालियां हैं, जिससे मेरा अस्पताल का बिल चुका देना। देखो आदि, मैं पहले वाली कंगना नहीं रही। मेरी ज़िंदगी के सारे रंग छिन गए हैं। अब मैं सफ़ेद साड़ी में लिपटी जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। हाँ आदि, हाँ, मैं जगदीश की विधवा हूँ और वही बनकर जीना चाहती हूँ। भगवान के लिए मुझे भूलकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। समझ लेना, कन्नू कभी मिली ही नहीं थी। ज़रूरी तो नहीं बचपन की दोस्ती हमेशा ही निभाई जाए। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लाश, कंगना कुरैशी। पूरा खत आंसुओं से भीगकर थोड़ा नम हो चुका था। आदित्य खत को सीने से लगाकर वही घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर तक हथेली में रखी छोटी बालियां, जिन्हें कंगना ने बचपन से ही पहन रखा था, कंगना के कानों से अलग होकर उनकी चमक भी आदित्य को चिढ़ा रही हो। उसे याद आया जब कंगना के कानों में वो बालियां किसी ने नहीं पहनाई थी। तब आदित्य ने ही उन्हें पूरे इंटरवल के समय मुश्किल से कन्नू के कानों में पहनाया था। उस वक्त कंगना ने खुशी के मारे आदित्य को कसकर झप्पी दी थी। लेकिन कंगना जी, जब आदित्य ने ये पूछा कि ये बालियां वो अपनी माँ से भी पहना सकती थी, तब कंगना बिना कुछ कहे उदास होकर वहाँ से चली गई थी। बचपन से ही कन्नू, तुमने कितने ही दर्द अपने दिल में दबा कर रखे हैं, आदित्य ने कहा। अस्पताल में इलाज के बाद कंगना की कमज़ोरी कुछ हद तक ठीक होने लगी थी। आज इतने सालों बाद उसे भूख लगने की अनुभूति हो रही थी। रास्ते में पकवानों की दुकान देखकर पहली बार कंगना का मन उन्हें खाने का कर रहा था, लेकिन अफसोस, कंगना उन्हें खरीद कर खा नहीं सकती थी। मुझे पता है आदि, तुम मेरा ये सच जानकर कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। मैंने जिसका भी हाथ थामना चाहा वही मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब तुम्हें कभी नहीं खो सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा आदि। सोचते सोचते कंगना वापस जगदीश के घर के पास पहुंच गई। अरे ये देखो, हमारे मोहल्ले की मनहूस,
और चोरनी जेल से छूटकर वापस आ गई। अरे ओ कुलक्षणी, डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तूने तो बचपन से जिस माँ ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी के गहने चोरी कर लिए। 2-4 मोहल्ले की औरतों में से एक ने कंगना को ताना मारते हुए कहा। चैप्टर 12। कंगना उन्हीं बातों का ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ने लगी। तभी एक औरत ने उसका हाथ पकड़कर फिर से कहा, ओ कुलक्षणी, कहाँ चली जा रही है? हमारे मोहल्ले में भी अब चोरियां करना शुरू करेगी क्या? वैसे भी तेरी मनहूसियत ने हमारे मोहल्ले को बर्बाद करके रखा है। कोई न कोई मुसीबत आती ही रहती है। आओरी बहनों, इस विधवा कुलक्षणी का मुंह सरेआम काला करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी मनहूसियत एक दिन हमें भी ले डूबेगी। कुछ औरतें अंदर गई और गहरा काला गाढ़ा रंग अपने हाथों में लगाकर कंगना की तरफ बढ़ने लगी। उसके पास खड़ी 2 औरतों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उन सबको रोक सके। भावहीन चेहरे से कंगना सबको देख रही थी, बिना उनका विरोध किए। मोहल्ले के करीब करीब सभी लोग वहाँ तमाशा देखने वालों की तरह आ खड़े हुए थे। इस विधवा को गहने बहुत प्रिय है ना? ये देखो, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जचने वाली माला बनाई है। एक अधेड़ उम्र की महिला हाथ में चप्पलों की माला लिए हुए तीखी मुस्कान देकर कहने लगी। कंगना कभी माला को देखती तो कभी काले रंग से सने हाथों को। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे इनको और क्या करे। देखा, इसे भी लगता है कि ये मनहूस है, इसीलिए तो चुपचाप खड़ी है बेशरम। एक औरत ने कंगना का हाथ मरोड़कर कहा। तो देर किस बात की, करो इस मनहूस का मुंह काला और पहनाओ चप्पलों की माला, दूसरी औरत ने कहा। जैसे ही दोनों औरतें उसकी तरफ बढ़ने लगी, कंगना ने डर और शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली। पहली औरत ने कंगना के गले में माला पहना दी और दूसरी औरत उसका मुंह काला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगी, अनजान हाथ ने उस औरत के हाथ रोक लिए। उसके हाथ झटकते हुए इस औरत को धक्का देकर आदित्य ने कंगना के गले से चप्पलों की माला निकाल दी और कसकर लिपट कर चिल्लाता हुआ बोला, मेरी कन्नू की इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम सभी की? तुम सब मोहल्ले वाले बहुत गिरे हुए घटिया आदमी हो। एक निसहाय औरत पर अपनी मनमानी करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई तुम सबको, जो मेरी कन्नू की आत्मा को हर वक्त कुचलते रहे। इसने तुम लोगों के तानों का कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। अगर यही अनहोनी तुम सब में से किसी के साथ हो जाती तो, या इसकी जगह तुम सबकी बेटी होती तो, इस तरह बीच सड़क पर बेइज्जती करते क्या उसकी भी? तुम सबको मानहानि के केस में अंदर नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी आदित्य सक्सेना नहीं। आदित्य बार बार कन्नू का चेहरा हाथों में लेकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाकर भावुक होकर कपकपाते हुए, तुम मनहूस नहीं हो कन्नू, कहते जा रहा था। तुम तो इतनी लकी हो कि जहाँ भी जाओ मुरझाए फूल भी खिल जाएं। जितनी जितनी सांसें लिखी हो वो उतनी ही लेगा। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कन्नू। तुम्हारी माँ की सांस उतनी लिखी थी और तुम्हारे पति पहले से ही कैंसर से पीड़ित थे। इन सब मोहल्ले वालों को भी पता था, कहते हुए फिर कन्नू को खुद से चिपका कर सर सहलाने लगता है उसका। तभी इंस्पेक्टर कावेरी ने उन सभी औरतों को पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगी। सभी औरतें घबरा कर कंगना के सामने माफ़ी की गुहार करने लगी। पीछे से एक आवाज़ आती है, मेरी बेटी मनहूस नहीं है, उसने कभी कोई चोरी भी नहीं की। मनहूस तो मैं अभागिन हूँ, जिसने अपनी बेटी को ममता की छाँव देने की बजाय उसकी ज़िंदगी में हर कदम कांटे बिछा दिए। शायद उन्हीं पापों की सज़ा मुझे मिली। मेरे बेटे और पति सब ने ठुकरा दिया मुझे। आदित्य और कंगना ने वहाँ देखा जहाँ कौशल्या रोते हुए खड़ी थी। कौशल्या दौड़कर उसके पास आकर पैर पकड़ने लगी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। माँ, ये क्या कह रही हो? कंगना ने कौशल्या की बाह पकड़कर उठाते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम्हारे निर्मल कदमों में माथा रगड़ने से मेरे कुछ पाप तो धुल जाए, कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा। उस दिन जब आदित्य ने हमारे घर पर इनकम टैक्स की रेड मारी, तब तुम्हारे पापा को पता चल गया था कि मैंने तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया। दोस्तों, आपको ये नई कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।